रणनीति बिना युक्ति के जीत का सबसे धीमा मार्ग है। युक्ति बिना रणनीति के हार से पहले का शोर है। ये शब्द हैं महान चीनी रणनीतिकार सुन त्सू के। और आज हम भारत की विदेश नीति के मैदान में रणनीति और युक्ति के ऐसे ही एक दिलचस्प ताने बाने की पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। आज का हमारा विषय यूरेशियन टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण पर आधारित है। ये विश्लेषण भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण और शायद कुछ हद तक अप्रत्याशित बदलाव की ओर इशारा करता है, और वो है तुर्की के 3 जाने माने प्रतिद्वंदी यानी ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ भारत के तेजी से बढ़ते सैन्य और रणनीतिक संबंध। इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि अगर देखें तो मई 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। उस मुश्किल दौर में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत की कार्रवाई को उत्तेजक करार दिया था। बिल्कुल। और ये समर्थन सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि यूरेशियन टाइम्स के लेख में भी बताया गया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष के दौरान भारतीय शहरों को निशाना बनाने के लिए तुर्की निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। हाँ, वो ड्रोन्स वाली बात। जी। सीमा पर निगरानी, लक्ष्य साधने और यहाँ तक कि आत्मघाती हमलों के लिए तुर्की के बेराक्तार KB2, येहा और एसिस गार्ड सोंगार जैसे ड्रोन्स के इस्तेमाल की खबरें थीं। ये भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय था, जाहिर है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद है इस उभरते भू राजनीतिक समीकरण को गहराई से समझना। आखिर इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, भारत इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है और इसके दूरगामी परिणाम इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ये विश्लेषण खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के लिहाज से। हाँ, और साथ ही ये उन सभी के लिए उपयोगी है जो समकालीन वैश्विक राजनीति में रुचि रखते हैं। तो चलिए इस जटिल मुद्दे की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुर्की के कौन से कदम इस स्थिति की वजह बने। जैसा हमने जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन एक बड़ा मोड़ था। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ वहीं से शुरू नहीं होती। तुर्की का पाकिस्तान को सैन्य मदद देने का एक इतिहास रहा है। अच्छा। जी, जैसे 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान या पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग देने में। और फिर 2019 से अगर आप देखें तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जैसे मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाते रहे हैं। हाँ, वो तो है, जिसे भारत हमेशा से अपना आंतरिक मामला मानता आया है। बिल्कुल, और भारत इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है, अंकारा द्वारा भारत की संप्रभुता में दखलंदाजी के तौर पर देखता है। और मामला सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि तुर्की दक्षिण एशिया में यानी भारत के पड़ोस में अपनी सैन्य और राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। पाकिस्तान के साथ उसके गहरे होते संबंध और बांग्लादेश जैसे देशों तक उसकी पहुंच, इसे नई दिल्ली में कई लोग भारत को घेरने की एक व्यापक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखते हैं। तो ये सब चल रहा था? निश्चित रूप से। कश्मीर हमलों के बाद तुर्की का जिस तरह का राजनयिक, सैन्य और यहाँ तक कि मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान को समर्थन मिला, उसने भारत में काफी नाराजगी पैदा की। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि भारत ने शुरुआत में इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। हाँ, तो भारत ने की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? थोड़ी संयमित थी शायद। हाँ, शुरुआत में संयमित लेकिन स्पष्ट थी। कुछ तुर्की मीडिया आउटलेट्स के एक्स हैंडल्स को फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया। अच्छा। साथ ही टर्किश कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की भारतीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वो जो सुरक्षा मंजूरी होती है, उसे रद्द कर दिया गया, जैसा भी यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया था। और आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ हुआ था? जी हाँ, आर्थिक मोर्चे पर भी एक प्रतिक्रिया हुई। भारत के कई बड़े व्यापारिक नेताओं ने तुर्की के साथ यात्रा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक तरह से बहिष्कार करने का ऐलान किया। इसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई। ये दिखाता है कि प्रतिक्रिया सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के स्तर पर भी थी। तो ये थी शुरुआती प्रतिक्रिया, लेकिन अब लगता है भारत एक ज्यादा सक्रिय और शायद ज्यादा मुखर रणनीति अपना रहा है। अब हम उस रणनीति पर आते हैं जिसका जिक्र यूरेशियन टाइम्स के लेख में प्रमुखता से है। तुर्की के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदियों के साथ संबंधों को मजबूत करना। जी, आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस। हाँ, पहले आर्मेनिया की बात करते हैं। ये क्यों अहम है? रूस पर निर्भर रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर पूर्व में अजरबैजान
जिसे तुर्की का खुला समर्थन हासिल है, और पश्चिम में तुर्की से घिरे होने के कारण आर्मेनिया ने महसूस किया है कि उसे अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने की जरूरत है। मतलब वो सिर्फ रूस के भरोसे नहीं रह सकता। सही, वो अब सिर्फ रूसी सुरक्षा गारंटी के भरोसे नहीं रह सकता। और यहीं भारत के लिए एक अवसर बना, एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग। बिल्कुल। 2022 से भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंध तेजी से बढ़े हैं। आर्मेनिया ने भारत से कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। पिनाका और आकाश। जी, वास्तव में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया अब भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। हाल के सौदों में हॉविट्जर, तोपें, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन तकनीक भी शामिल हैं। ये तो सीधे तौर पर तुर्की के लिए एक संदेश हुआ, क्योंकि तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन करता है और उसे हथियार भी देता है। हाँ, और जो बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि अगर भविष्य में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से संघर्ष छिड़ता है, हाँ। तो हमें युद्ध के मैदान में भारतीय और तुर्की सैन्य तकनीक का आमना सामना देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक दांव है। ये तो बात है। अच्छा, आर्मेनिया के बाद अब बात करते हैं ग्रीस की, जो शायद तुर्की का सबसे मुखर और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी है। यहाँ क्या हो रहा है? ग्रीस का मामला भी बहुत दिलचस्प है। वो उन पहले यूरोपीय देशों में से था जिसने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। हाँ, ये तो याद है। लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। जून 2025 में ऐसी खबरें आईं कि ग्रीक एयरफोर्स ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हासिल हुए लड़ाकू डेटा, ऑपरेशनल डिटेल्स और रणनीतियों की जानकारी मांगी है। सच में? किस लिए? ताकि वे अपने राफेल लड़ाकू जेट्स के प्रशिक्षण और सिमुलेशन को और बेहतर बना सकें। ये आपसी विश्वास और सहयोग के गहरे स्तर को दिखाता है। और जमीनी स्तर पर, या यूं कहें कि समुद्री स्तर पर भी सहयोग बढ़ रहा है? निश्चित तौर पर। हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास हुए हैं। जैसे अगस्त 2025 में भारतीय युद्धपोत INS तमाल ने ग्रीस के सोडा बंदरगाह का दौरा किया और हेलेनिक नेवी के मिसाइल क्रूजर रित्सोस के साथ पासेक्स किया। अच्छा, ये पासेक्स क्या होता है? पैसेज एक्सरसाइज। जी। पैसेज एक्सरसाइज ये अभ्यास तब होते हैं जब दो मित्र देशों के नौसैनिक जहाज एक ही समुद्री क्षेत्र से गुजर रहे हों, और ये आपसी तालमेल, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। और फिर INS त्रिकंद का भी जिक्र है? वो भी ग्रीस गया था। हाँ, उसी के अगले महीने सितंबर 2025 में INS त्रिकंड ने ग्रीस के सैलामिस नेवल बेस पर हेलेनिक नेवी के 2 जहाज़ों HS थेमिस्टोकल्स और HS पिपिनोस के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। पहला द्विपक्षीय अभ्यास? जी, और इसमें कई जटिल अभ्यास शामिल थे, जैसे पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ASW। हाँ, ASW। रात के समय किसी संदिग्ध जहाज पर चढ़कर तलाशी लेने और उसे कब्जे में लेने का अभ्यास, जिसे VBSS कहते हैं। अच्छा। विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर। समुद्र में ईंधन भरना, रिप्लेनिशमेंट एट सी और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी हुई। क्रॉस डेक विजिट्स भी हुई। ये तो काफी सघन सहयोग लगता है। और क्या वो मिसाइलों वाली बात सच है? क्या ग्रीस को भारत से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलने वाली है? जी हाँ, ग्रीक और भारतीय मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत ग्रीस को अपनी LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें देने की पेशकश कर रहा है। कितनी रेंज की हैं ये? ये मिसाइलें 1000 से 1500 किलोमीटर दूर जमीन पर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से भेद सकती हैं। ओहो। अगर ये सौदा होता है तो ये एजियन सागर में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जहां ग्रीस और तुर्की के बीच समुद्री सीमाओं और हवाई क्षेत्र को लेकर पुराना विवाद है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल। ये महज एक हथियार सौदा नहीं होगा, बल्कि भारत की तरफ से तुर्की को उसी के पड़ोस में चुनौती देने का एक बड़ा कदम माना जाएगा। इसी संदर्भ में ग्रीक पत्रकार पॉल एंटोनोपोलोस का एक्स पर किया गया एक पोस्ट भी काफी चर्चा में रहा था। हाँ, उन्होंने लिखा था कि आधुनिक हथियारों से लैस INS त्रिकंद का पूर्वी भूमध्य सागर में दिखना तुर्की को एक कड़ा संदेश है कि भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ खड़ा है। जी, और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयानबाजी उस बढ़ते रणनीतिक तालमेल को दर्शाती है। अच्छा, आर्मेनिया और ग्रीस के बाद तीसरा अहम देश है साइप्रस।
यहाँ भारत की रणनीति कैसे आकार ले रही है? साइप्रस का मुद्दा थोड़ा जटिल है। जैसा हम जानते हैं 1974 में तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में वहां टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस TRNC की स्थापना की, जिसे सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है। बिल्कुल। बाकी दुनिया ग्रीक साइप्रियट नेतृत्व वाले साइप्रस गणराज्य को ही वैध मानती है। इस वजह से तुर्की, साइप्रस और ग्रीस के बीच लगातार तनाव बना रहता है। और इसी पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई जून 2025 में। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 1 महीने बाद। और ये 23 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा थी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहां उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड से मुलाकात की और भारत साइप्रस साझेदारी पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या था? इसमें व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के लिए 5 साल की कार्य योजना का खाका खींचा गया। उन्हें साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III भी प्रदान किया गया। और रक्षा सहयोग के लिहाज से इस यात्रा में क्या खास रहा? इस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के रक्षा उद्योगों के बीच गहरे सहयोग की बात कही गई। इसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, फिर से नौसैनिक अभ्यास, हाँ, आतंकवाद और तस्करी जैसे मुद्दों पर रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करना और साइबर सुरक्षा व समुद्री सुरक्षा पर संवाद शामिल हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना का वही जहाज INS त्रिकंद फिर से जी ग्रीस के बाद साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह पहुंचा और वहां साइप्रस नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया। अच्छा, ये कदम पूर्वी भूमध्य सागर में भारत की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और साइप्रस के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। तो भारत एक तरह से साइप्रस की संप्रभुता के मुद्दे पर अपने पुराने रुख का लाभ उठाते हुए तुर्की पर कूटनीतिक दबाव भी बना रहा है। बिल्कुल, भारत ने साइप्रस की संप्रभुता के लिए अपने समर्थन को दोहराया है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप उत्तरी साइप्रस से तुर्की सैनिकों की वापसी की मांग का समर्थन किया है। ये तुर्की के लिए एक सीधी कूटनीतिक चुनौती है। तो अगर हम इन तीनों देशों आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या ये महज संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? देखिए, यूरेशियन टाइम्स के लेख और इन घटनाक्रमों को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। भारत तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते गठजोड़ और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की की भूमिका के जवाब में तुर्की के ही प्रतिद्वंदियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक काउंटर बैलेंस। हाँ, और शायद एक जवाबी दबाव बनाने की भी। जाहिर है इस रणनीति पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी होंगी। सब लोग इसे ऐसे नहीं देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और विदेश मामलों के जानकार मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रीस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग की एक प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया भर है, सिंबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, और दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक ग्रीस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीस की हमेशा से उन देशों के साथ गठबंधन बनाने की प्रवृत्ति रही है जो तुर्की के विरोधी हैं। वे इसे दक्षिण एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर दोनों जगहों पर तुर्की के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसके प्रतिद्वंदियों की एक चाल के रूप में देखते हैं। तो अलग अलग नजरिए हैं। जी, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत यानी यूरेशियन टाइम्स लेख में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति के अलग अलग आयामों को श्रोताओं के सामने रखना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि ये पूरी चर्चा हमारे श्रोताओं, खासकर UPSC उम्मीदवारों के लिए कैसे प्रासंगिक है। देखिए, UPSC उम्मीदवारों के लिए ये विषय कई तरह से महत्वपूर्ण है। पहला तो मुख्य परीक्षा मेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS पेपर 2 के तहत ये बदलते वैश्विक समीकरण, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, भारत के विदेश नीति का विकास। हाँ, और ये द्विपक्षीय संबंध भी ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, तुर्की के साथ। बिल्कुल। और सुरक्षा GS पेपर 3 से जुड़े मुद्दों के लिए भी ये प्रासंगिक है, जैसे रक्षा सौदे, क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर वगैरह। और प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए भी इसमें काफी कुछ है, जैसे इस चर्चा में आए विशिष्ट रक्षा सौदों के नाम, पिनाका, आकाश 1S, वो LRASM की बात। हाँ,
संयुक्त सैन्य अभ्यासों के नाम जैसे पैसेक्स और उनमें शामिल जहाज जैसे आईएनएस तमाल, आईएनएस त्रिकंद। अच्छा। महत्वपूर्ण यात्राएं जैसे प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा। और सबसे जरूरी भौगोलिक स्थान, एजियन सागर कहाँ है, पूर्वी भूमध्य सागर, साइप्रस, आर्मेनिया, अजरबैजान की लोकेशन। ये सब मैप बेस्ड सवाल बन सकते हैं। ये तो काफी उपयोगी जानकारी है और जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, सामान्य जागरूकता के लिहाज से। सामान्य रूप से जागरूक नागरिकों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। मतलब कश्मीर में कुछ होता है या तुर्की कुछ करता है तो उसका असर पूर्वी भूमध्य सागर तक कैसे पहुंचता है। सही बात है। ये चर्चा दिखाती है कि कैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को ज्यादा सक्रिय रूप से निभा रहा है और अपने हितों की रक्षा के लिए नई साझेदारियां बना रहा है। ये शायद भारत की विदेश नीति में एक नए ज्यादा मुखर दौर का संकेत हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो यूरेशियन टाइम्स के विश्लेषण के आधार पर हमने देखा कि कैसे भारत तुर्की के कार्रवाइयों और पाकिस्तान के साथ उसकी नज़दीकियों के जवाब में ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है। ये न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को बदल रहा है बल्कि भारत की विदेश नीति के एक अधिक मुखर और आत्मविश्वास से भरे दृष्टिकोण को भी दर्शा रहा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। तुर्की का मुकाबला करने के तात्कालिक लक्ष्य से परे, क्या आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ ये गहरे होते रिश्ते यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव की एक नई शुरुआत हो सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या ये भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक ही सीमित न रहकर दूर के क्षेत्रों में भी अपने हितों को साधने और प्रभाव डालने के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है और ये विषय लगातार विकसित हो रहा है, तो इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। इस महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास पर किसी का कोई विचार या प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी में साझा कर सकते हैं। अगर एक गहन विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से जुड़ सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए।